Hi, everybody. Congratulations to everybody healing, building, and moving forward. You deserve it all. Today is 16th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Then this is word history. This is Indian history. Which of the following acts for the first time created a functioning legislative council in India? The answer is 1853 का Charter Act. Under which act Board of Control was established? The answer is 1784 Pitt's India Act. Montagu-Chelmsford Reform Report formed the basis of the Government of India Act 1919. 1935 का जो एक्ट था इसको कहा गया अ कार विच हैज अ ब्रेक बट नो इंजन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एक्ट 1919 से रिलेटेड और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. नहीं, 1919 को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया था बजाय मॉर्ले मिंटो. आज के सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल? विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज मोस्टली ड्यू टू विच ब्रांच ऑफ मॉनसून? सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड एट. और मैंगो शॉवर क्या होता है? सो ये 5 सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है प्रेरोगेटिव. इसका मतलब होता है अ विशेषाधिकार, एंटाइटलमेंट, अ राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास. पेंडेंसी का मतलब होता है लंबित, द स्टेट कंडीशन और पीरियड ऑफ बीइंग पेंडिंग और अवेटिंग सेटलमेंट. कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट. कंट्रोवर्शियल. सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त, टू लेट गो फ्रॉम ऑफिस, सर्विस और एम्प्लॉयमेंट. कंजेक्चर का मतलब होता है कि उसको मान लिया गया, दैट इज ओनली स्पेकुलेशन, थियोरेटिकल, जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. Now this is CSAT. CSAT का ये reading comprehension paragraph है. Read this paragraph and answer this question. Then ये एक quiz है. 2 walls and ceiling of a room. Try to read this. How many meters is the fly from the ceiling? So these are 2 questions for CSAT. Now आज है 16th of August 2022. कल हमने एक स्पेशल सेशन लिया था प्रीलिम्स 2022, प्रीलिम्स 2023 और मेंस 2022 बैच के लिए, इन 3 बैचेस के लिए. और हमने डिस्कस किया इंडिया जो 75 ईयर्स अभी बना है, 75 ईयर्स इंडिया को हो गए हैं सिंस इंडिपेंडेंस. इस इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन में क्या हाइलाइट्स थी, क्या चैलेंजेस हैं, एट्सेट्रा. हमने एक बहुत अच्छा ऐसे प्रिपेयर करने का कोशिश किया, एस्पायरेशंस, एम्बिशंस एंड अप्रोचेस ऑफ इंडिया एट 75. हमारी जो क्लासेस है उसमें जो कमेंट सेक्शन होता है वो बहुत एनरिच्ड होता है. इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे मिलेंगे. इन सब से आइडिया लेकर, और ऐसे का क्लास एक पहले ही हो चुका है मेंस बैच में, इन सब से आइडिया लेकर एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करिए. दिस इज एन ऐसे, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है. अपना टैलेंट दिखाइए. राइट एन ऐसे ऑन एस्पायरेशंस, एम्बिशंस एंड अप्रोचेस ऑफ इंडिया एट 75. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो 75 to 100 का टाइम है इसको बोला गया है अमृत काल. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ट्राई टू प्रिपेयर दिस ऐसे. देन ऐसे प्रिपेयर करने के बाद इसको आप वेबसाइट पे भी सबमिट कर सकते हैं. आज का जो प्रीलिम्स का क्लास होगा, आज प्रीलिम क्लास में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम GS3 जो मेंस का सिलेबस है उसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. पहले की क्लासेस में हमने MSP, टेक्नोलॉजी मिशंस वगैरह देखा और PDS रिलेटेड चैलेंजेस देखे. आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी और क्या अदर रिफॉर्म्स इसमें ज़रूरी हैं. सो विल कवर दिस एग्रीकल्चर सिलेबस. देन इन वर्ड हिस्ट्री हम आज कंटिन्यू करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आज हम दिस मेंस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो नाउ दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर रिगार्डिंग योर कमेंट्स. सो 15th of August में
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। सुंदर वेरी गुड, सुंदर इज़ वेरी सिंसियर और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दिस इज़ रियली रियली गुड। राम नरेश अगेन वेरी नाइस, शिवानी वेरी गुड, कीर्ति वेरी नाइस। सी दिस टेल्स कि आप बहुत अटेंटिव होके पूरा सेशन अटेंड कर रहे हो और लर्निंग आउटकम आपके बेटर होंगे, बिकॉज आजकल जो जनरेशन और ट्रेंड चल रहा है, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। सो द आइडिया इज इसको रेगुलर क्लासेस की तरह आप देखोगे, अटेंटिव रहोगे, पार्टिसिपेट करोगे, लर्निंग आउटकम बेटर होगा। ओके, सो दिस इज सुंदर, राम नरेश, अजय, समीर, सबीर, गायन, अमरेश वेरी नाइस, निकुंज एंड प्रीति। नाउ जो सबमिशंस हैं वो मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो करता हूँ आंसर राइटिंग के। बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट विद दिस, द हिंदू न्यूज़पेपर। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर रेड फोर्ट पे जो इंडियन फ्लैग है इसको हॉइस्ट किया। अब देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है फ्लैग हॉइस्टिंग और दूसरा होता है फ्लैग को अनफर्ल्ड करना। ओके, एक होता है फ्लैग हॉइस्टिंग और दूसरा होता है फ्लैग को अनफर्ल्ड करना। हॉइस्टिंग का मतलब क्या होता है? हॉइस्ट करना, फ्लैग हॉइस्ट करना मतलब जैसे तिरंगा नीचे से, जैसे 1947 था, है ना, ब्रिटिश का जो तिरंगा था, ब्रिटिश का जो फ्लैग था वो हमने नीचे उतारा और इंडियन फ्लैग को ऐसे ऊपर हमने रेज हुआ, इंडियन फ्लैग रेज हुआ, तो दिस इज कॉल्ड फ्लैग हॉइस्टिंग। तो रेड फोर्ट पे बिकॉज टाइम है 1947 का टाइम है, मतलब देश अभी बस आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, तो अभी केवल प्रधानमंत्री है, अभी राष्ट्रपति का प्रोविज़न नहीं है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लाल किले पर ब्रिटिशर्स गए और इंडियन फ्लैग ऐसे ऊपर रेज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है फ्लैग हॉइस्टिंग। तो 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट फ्लैग हॉइस्टिंग। जबकि जब 26 जनवरी की बात आती है 1950, तो इंडिया ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, अभी हमने किसी दूसरे फ्लैग को उतारा नहीं है, इंडियन तिरंगा इज देयर। तो 26 जनवरी को अनफर्ल किया जाता है, अनफर्ल। तो इसमें क्या होता है, तिरंगा ऐसे ऊपर ही रहता है और राष्ट्रपति जी इसको ऐसे फ्लैग को फहराते हैं। तो ये चीज़ होती है 26 जनवरी को, ये चीज़ होती है राजपथ में। तो ये बहुत बारीक डिफरेंस है, दिस वी शुड बी नोइंग। सो कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में कहा। ये स्पीच इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई इसको कल हमने सेपरेटली भी डील किया था कि क्या क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया नेक्स्ट 25 ईयर्स में हाईलाइट होने वाला है। बिकॉज अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनके जो स्पीचेस होते हैं ना, वो बहुत रेलेवेंट होते हैं अपकमिंग सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। मतलब गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म है वो इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपने इन फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिया, वर्स्ट प्रेडिक्शन जो था, जैसे इंडिया नया आज़ाद बना था, नया इंडिया कंट्री बना था, अब जो इंडिया पे इतना फेथ नहीं रखते थे, ऑब्वियसली वो इंडिया की सक्सेस स्टोरी पे इतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते थे। देयर वॉज अ थ्योरी, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बोलते थे इंडिया लाइक बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, बहुत डाइवर्सिटी एट्सेट्रा। बट सी, हमने सबको डिफाई कर दिया है। 75 ईयर हो गए हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस को, और इंडिया, वन इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, और डाइवर्सिटी कोई बर्डन नहीं है, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ। सो ये इंडिया का एक शाइनिंग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है। जितने भी क्रिटिक्स थे सबके मुंह बंद कर दिए। सो दिस इज फॉल्सिफाइंग द वर्स्ट प्रेडिक्शन अबाउट इंडिया। 100th इंडिपेंडेंस डे, 5 प्लेजेस यहाँ पे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पे हमें फोकस करना है। जैसे डेवलप्ड इंडिया पे करें, जो सर्विट्यूड है उसको दूर करें, हम प्राउड हों अपनी हेरिटेज के लिए, यूनिफिकेशन हमारा मेन मुद्दा होने वाला है, एंड देन ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग द पीएम एंड सीएम। तो ये 5 मंत्रास यहाँ पे बताए। यूथ अगेन प्रॉमिसिंग है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना है, नीड टू रेस्पेक्ट विमेन, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, एंड स्काई इज द लिमिट। करप्शन एंड नेपोटिज्म की जगह नहीं है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह हमें आगे बढ़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर देश के राज्यों को, सेंटर को, हर पीपल को, देश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ना है। ओके, सो दिस इज कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस, दिस, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यहाँ पे मैसेज दिया। यहाँ एक और बात इन्होंने बताया, और वो है कि पैरामीटर्स क्या है,
पैरामीटर्स क्या है? एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी एक सेट पैरामीटर्स बना देती है, ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज भी एक सेट पैरामीटर्स बना देती है। मतलब आप उसको गेज करने की कोशिश कर रहे हो सर्टेन पैरामीटर्स पे, इकोनॉमी को, एजुकेशन को, पीपल को, कंट्री को। बट ये जो पैरामीटर्स हैं, ये बायस्ड है, ये सूटेड टू द वेस्टर्न दिस कंट्री, उनके वैल्यू सिस्टम पे है। तो अगर उस नज़रिए से देखोगे तो आपको चीज़ें फिर क्लियर, जो एक्चुअल पिक्चर है वो तो दिखेगा नहीं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये भी एम्फेसाइज किया कि वाई नॉट वी शुड हैव आवर ओन पैरामीटर्स, और वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। तो दिस इज अगेन वन थिंग। दिस इज ड्रेंच्ड इन ट्राई कलर। नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर। ये पिक्चर है हुमायूं टूम की, इल्यूमिनेटेड इन द कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे। सो दिस इज द फ्रंट पेज। गांधी जी 75 ईयर्स आफ्टर द फ्रीडम आवर। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए, फ्रीडम तो हमें मिली थी, बट किस कीमत पे? देश के दो टुकड़े हो गए, पार्टीशन हो गया, और कुछ ही दिन पहले हमने देखा था पार्टीशन के हॉरर्स। तो किस कीमत पे ये आज़ादी मिली, ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। और हिस्ट्री हमेशा एक लेसन देता है, हिस्ट्री हमेशा लेसन होता है, और लेसन यही है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वी आर अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी है इंडिया में, और ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस नहीं बननी चाहिए। ओके, सो दिस इज दैट। तो गांधी जी भी जब यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, तो गांधी जी ने विजिट किया था पूरा वेस्ट बंगाल एरिया जो था, बिकॉज इंडिया का यहाँ से दिस पाकिस्तान जो अलग हुआ था, तो दिस नॉर्दर्न एंड दिस टुवर्ड्स बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे। तो दैट इज़ वाई गांधी जी वहाँ पे गए थे और कम्युनल राइट्स को एंड करने का ट्राई किया था यहाँ पे। सो दिस इज़ दैट। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट पेज है वो एजुकेशन प्लस में है, एनकरेजिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सी, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि स्टूडेंट को बहुत बैड फील कराओ, स्टूडेंट को बताओ कि स्टूडेंट इज़ नॉट गुड, स्टूडेंट में दिस कमी, दैट कमी, दिस तरीका इज़ अ नेगेटिव तरीका। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट को एनकरेज करो, जो हम बिलीव करते हैं सिस्टम पे, स्टूडेंट को एनकरेज करो, उसका जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जो वीकनेस है उसको ग्रेजुअली आयरन आउट करो। बट अगेन स्टूडेंट को स्पून फीडिंग करने के बजाय स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाओ, ताकि वो खुद में इतना जोश आ जाए, खुद में इतना इंक्वायरी एंड दिस माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाए, विनर माइंडसेट, कि वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें, एक देख परपैचुअल इंजन जो बोलते हैं मैकेनिक्स में, समथिंग लाइक दैट। सो द आइडिया इज वी शुड, जो क्रिटिसिज्म से एनी डे बेटर होता है एनकरेजमेंट इज एनी डे बेटर देन क्रिटिसिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन दो, अपने आप सब पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। एनकरेजिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सवाल पूछो। देन दिस इज फ्रीडम, तो ये हमारे सोल्जर्स हैं, आर्म्ड पर्सनल, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये मानेकशॉ परेड ग्राउंड्स है, बेंगलुरु ऑन मंडे। सो दिस इज दिस पेज नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब आज का जो एडिटोरियल है अगेन वो है मीटिंग एस्पायरेशन। अब देखो शब्द क्या लिखा है, एस्पायरेशन, ऐसे भी आपको किस में लिखना है, एस्पायरेशन। इंडिया नीड्स बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पीपल, नॉट ग्लोबल एप्रोबेशन। हम कोई भी काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, जो काम ज़रूरी होता है हम वो काम करते हैं। सो हमको अच्छी गवर्नेंस चाहिए, हमको अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, हमको अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमको अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, नॉट फॉर किसी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में हमें रैंकिंग ऊपर करना है, या फिर ग्लोब वर्ल्ड में ये मैसेज देना है, या फिर वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग। नो, वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग। वी आर गुड, वी नो दैट, वी जस्ट वॉन्ट certain improvements so that हमारी जो डिफिकल्टीज है, हमारे लोगों की जो डिफिकल्टीज है, वो हम दूर कर पाए, फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पीपल। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर है। तो 75 ईयर्स है, कंट्री के अचीवमेंट्स ये बताए गए। देयर इज नो डाउट 75 ईयर में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है। एवर एस्पायरेशनल सोसाइटी है, टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, डोमिनेंट थीम थी। अब अप्रूवल का, वी आर नॉट सीकिंग फॉर एनी अप्रूवल,
वी डू नॉट वांट एनीबॉडीज सर्टिफिकेट, ओके, वी नो दैट वी आर गुड एंड जो कमियां हैं उसको हम दूर कर रहे हैं. दिस शुड बी द अप्रोच, दिस शुड बी अवर एटीट्यूड. नाउ सी, इशू ऑफ विमेन सेफ्टी है, ये एक प्रॉब्लम है. एनर्जी सेल्फ रिलायंस अगेन एक चैलेंज है. डाइवर्सिटी को एनकरेज करना और उसे एम्ब्रेस करना, ये भी हमें सीखना है. रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, ये भी हमें सीखना है. ऑल आउट वॉर अगेंस्ट करप्शन एंड दिस नेपोटिज्म की भी यहाँ पे बात किया. एक्चुअली हम जिस सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो होता है मेरिटोक्रेसी. मेरिटोक्रेसी मतलब जो भी एम्प्लॉय है, जो भी पर्सन है, वो अकॉर्डिंग टू मेरिट वहाँ पे उसको ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरिट. तो दिस इज देयर. अभी अमृत काल है 25 to 100 2047 तक हमें ये सारी चीज़ें करना है. तो द आइडिया इज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रियम्बल में जो बातें लिखी है, डेमोक्रेटिक राइट्स हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम हो, इन सब चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ेंगे. तो डेफिनेटली ये जो 25 ईयर्स हैं ये गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं इंडिया के लिए. जस्टिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट और इगैलिटेरियन सोसाइटी हो. आप बताओ इस इगैलिटेरियन सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इगैलिटेरियन सोसाइटी? और जितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाइक स्वर्ण सिंह कमेटी. 11 फंडामेंटल ड्यूटी के नाम बताइए. फंडामेंटल ड्यूटी में से क्या आपको लगता है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स या फिर जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को और बेटर कैसे किया जा सकता है, लाइक दैट. सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट मैम ने भी इसके बारे में बोला है फंडामेंटल ड्यूटी ट्वीट करके कि सबको पता होना चाहिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, पॉलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इगैलिटेरियन सोसाइटी. अब बात आती है इंटीग्रेशन की. अभी मेंस क्लास में हमने पढ़ा सारा इंटीग्रेशन कैसे हुआ, प्रिंसली स्टेट्स एटसेट्रा का. अब द आइडिया इज डाइवर्सिटी है तो रीजनल एस्पायरेशंस भी होते हैं, बट अगेन वननेस कैसे लाई जाए, एक यूनिक जो वननेस है इंडिया का वो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये एक चैलेंज रहा है. और थैंकफुली इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप था उस टाइम पे. दैट इज़ वाई ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया, जिसको अक्सर बोला गया था बहुत डाइवर्स प्रिंसली स्टेट्स है, इन सबको इंटीग्रेट करके वन कंट्री में हमने कन्वर्ट किया. बट द प्रॉब्लम इज, नॉर्थ ईस्ट के साथ 2 प्रॉब्लम आती है. पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बड़ा नैरो पीस हो जाता है. तो हम नॉर्थ ईस्ट में, इधर जो इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इज द मेन प्रॉब्लम. कनेक्टिविटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. कनेक्टिविटी इन द सेंस कि अगर सपोज यहाँ पे इजी कनेक्टिविटी हो तो जो पीपल का मूवमेंट है टू एंड फ्रो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा लोग एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. सो दिस विल अगेन बी रियली गुड. तो कनेक्टिविटी हमारा प्राइमरी एक यहाँ पे फोकस एरिया होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए. सेकंड जो एरिया होता है, सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो आता है जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट लाइक इंडिया इज वन. तो जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है फैमिली के सारे मेंबर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए दिस नॉर्थ ईस्ट का भी. और इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं. हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स जैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश पॉलिसीज़ में नेग्लेक्ट हुआ एट टाइम्स और फिर वो आगे कंटिन्यू किया गया. फिर एट टाइम्स जो ट्राइबल सेंसिटिवनेस है उसका ध्यान नहीं रखा गया. एलियनेशन की एट टाइम्स यहाँ पे बात आई. तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो माइंडसेट भी एट टाइम्स डेवलप हो गया, ये माइंडसेट को भी हम ओवरकम करें. एवरी सिंगल इंच ऑफ इंडियन टेरिटोरी, एवरी सिंगल इंडियन जो 140 करोड़ इंडियंस हैं, ये इंडिया सब किसी का है. ये किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है कि नॉर्थ इंडिया वाले का ही इंडिया है, साउथ इंडिया वाले का ही इंडिया है, ईस्ट का है या वेस्ट का है या नॉर्थ ईस्ट का है. नो, दिस इंडिया ये किसी का एक का नहीं है, ये पूरे 140 करोड़ जो इंडियंस हैं उनका इंडिया है ये. तो दिस सेंस ऑफ लाइक इंक्लूजन इज रिक्वायर्ड. सो द पॉइंट इज, जैसे कुछ यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए, जैसे एक 6th शेड्यूल है. 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं बताइए? 6th शेड्यूल. तो 6th शेड्यूल में कुछ स्टेट्स को प्रोविज़न दिया बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी है.
अब ट्राइबल आइडेंटिटी ऐसा नहीं हो कि आइडेंटिटी लॉस हो जाए, सो दैट इज वाई आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए ट्राइबल्स के जो कस्टम्स हैं एटसेट्रा उनको सेंसिटिवनेस को अकोमोडेट करने के लिए ये सारे प्रोविजंस आए 6th शेड्यूल में। जैसे पंचायत भी हम पढ़ते हैं ना, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जब हम बात करते हैं ट्राइबल एरिया का तो यहाँ पे पैसा लगता है, एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। सिमिलरली कुछ जगह सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस के लिए आफ्सपा लगाना पड़ा, जिसमें भी एट टाइम्स चैलेंजेस है, बट अब देखो आफ्सपा धीरे धीरे ग्रेजुअली रिमूव हो रहा है। देन इनर लाइन परमिट एक हुआ, इनर लाइन परमिट हुआ, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से आ रहा था। इनर लाइन परमिट से क्या हुआ, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इवन जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरी इंडियन कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट के सर्टेन स्टेट्स तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इनर लाइन परमिट किन किन राज्यों में इनर लाइन परमिट है? सी, इनर लाइन परमिट को भी एट टाइम्स ऐसा बोला जाता है कि ये क्लोज इंटीग्रेशन में एक काइंड ऑफ एक बैरियर आ जाता है। तो द आइडिया इज इन सब चीज़ों को हम कैसे कैसे दूर करें। प्लस जो लोकल एस्पायरेशंस होती है, अकोमोडेशन होता है, इंक्लूजन होता है, ये चीज़ हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। और प्लस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट जोन में भी। तो दिस इज देयर। फॉर एग्जांपल पास्ट सम ईयर्स से हमने पहले जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी रखते थे, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है हमारा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अगेन अ गेटवे, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक area as well. So that is why Northeast is very very important for India. This Northeast integration is very very important. तो ये Northeast integration is important. Okay. Then the temples that जवाहरलाल नेहरू जी built. अब यहाँ जो बात है, देश आज़ाद हुआ था, हर चीज़ बेसिक स्क्रैच से हमें डेवलप करना था। तो जैसे हमने LIC का किया, IITs हुए, IIMs हुए, सो इस तरीके से ही जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, केंद्रीय विद्यालय हुए, है ना, ये सारी चीज़ें जो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ, ये आगे चल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इनके। देन जैसे 1991 में शिफ्ट इन द इकोनॉमी हुआ, देन फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो द आइडिया इज इंडिया का स्ट्रेंथ यही रहा है, इंडिया का स्ट्रेंथ यही रहा है कि हम इवॉल्व होते हैं, हम इवॉल्व होते हैं। वी आर नॉट स्टैग्नेंट, वी आर नॉट स्टैग्नेंट, वी आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। सो दिस इज दैट। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत में अभी तक कितने प्रधानमंत्री आए हैं? भारत में अभी तक कितने प्रधानमंत्री आए हैं? लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट। तो आप इनको क्रोनोलॉजिकल से बताओ, पहले प्रधानमंत्री, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे कितने प्रधानमंत्री आए हैं टेल आज टिल डेट। ओके। Then the shackles of 1861 need to go. अब सी, the only constant is change. हर चीज़ को समय के साथ बदलना चाहिए। 1861 का लॉ ब्रिटिशर्स के टाइम का चला आ रहा है। इंडियन पुलिस एजेंसी या बहुत सारे जो हमारे क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर्स हैं वो सब आर्काइक हो गए, उनको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है 1958 का, ऑफेंडर्स को मतलब रिफॉर्म होना चाहिए रादर देन पनिशमेंट। जब भी जो गवर्नमेंट वर्क करती है ना, हम रिवेंज ड्रिवन काम नहीं करते। इफ़ यू आर ड्रिवन बाय रिवेंज देन इट इज़ सेल्फ डिफीटिंग। तो यू शुड नेवर बी ड्रिवन बाय रिवेंज, यू शुड बी ऑलवेज बी ड्रिवन बाय जस्टिस। सो हमारे जितने भी रिफॉर्म पैरामीटर्स हैं वो होते हैं ड्रिवन बाय जस्टिस। हम यहाँ पर हर किसी को अनटिल एंड अनलेस बहुत हीनस क्राइम किया है जिसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, हम हर किसी को मौका देते हैं सुधार का। दैट इज वाई जेल को जेल नहीं बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है सुधार गृह। हम उसको सुधारने की हमेशा कोशिश करते हैं, गिव अप नहीं करते। सो द आइडिया इज, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 है, फोकस्ड ऑन रिफॉर्म है रादर देन पनिशमेंट। IPC 1986 में सेक्शन 498A आया, 304B आया रिलेटेड टू डाउरी। डाउरी इज अ हीनस क्राइम। नाउ द पॉइंट इज, ऐसे ग्रेजुअली एक्ट्स को इवॉल्व करना चाहिए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ। जैसे 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया 1989 का। देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2015।
अब डिजिटल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, इसके लिए आईटी एक्ट आया। साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं इसके लिए हमने रूल्स बनाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी 26/11 के बाद। सेक्शन 377 जो आईपीसी का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया LGBTQ+ कम्युनिटी को, इसको क्वॉश कर दिया। सेक्सुअल हरासमेंट एंड कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड चेंजेस आए। देन विमेन को वर्क प्लेस में से, जैसे विशाखा गाइडलाइन है, किस तरीके से वहाँ पे एक हेल्दी एंड सेफ वर्क एटमॉस्फेयर बनाया जाए। बट कुछ जगह ऐसा है जैसे सेडिशन एक्ट अभी भी चल रहा है 1870 का। देन सीसीटीवी कैमरास वगैरह हमने इंस्टॉल किए, CCTNS सिस्टम भी आया। बट व्हाट अबाउट प्राइवेसी, व्हाट अबाउट प्राइवेसी। सो द पॉइंट इज, ये जो रूल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट होने चाहिए, इवॉल्व होने चाहिए। इंडिया की जो आईपीसी है, आईपीसी की मोस्ट ऑफ दो जो धाराएं हैं, ये धाराएं बहुत आर्काइक है, इधर चेंज जरूरी है। अ रोड मैप फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज। EU बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले EU जो था ना, ये ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, बट अब EU स्ट्रैटेजिक भी बड़ा इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है। स्ट्रैटेजिक एक कोऑपरेशन 1994 में साइन हुआ। यूरोपियन यूनियन की कितनी कंट्रीज है? टेल। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज है? यूरो करेंसी कितनी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है? यूरोपियन यूनियन एंड यूरो। सो 1994 में बायलैटरल रिलेशनशिप का बात हुआ। 2001 वाटरशेड मूवमेंट था। 15th इंडिया EU समिट अभी जुलाई में हुआ। अब हमारे 5 डोमेन हैं EU से बात करने के। पहला है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। दूसरा है ट्रेड एंड इकोनॉमी, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप, ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। अब जब भी आपको EU से IR का कोई टॉपिक आता है तो आप ये 5 सब हेडिंग्स डालो और बड़ा अच्छा आंसर लिखो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप, ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीपल टू पीपल। अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में क्या बताया यहाँ पे? अब पहले हम ट्रेडिंग पे थे, बट अब हम नई चीज़ों पे भी हम फोकस कर रहे हैं, जैसे एनर्जी हुआ, जैसे कि हम स्ट्रैटेजिक वेपन्स एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं। फ्रांस से जैसे अभी रफाल फाइटर जेट्स लिए, बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की भी बात है। मेक इन इंडिया जो नेक्स्ट जेन चीज़ें हैं जैसे हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ साइंस, इनकी हम बात कर रहे हैं। देन प्रॉब्लम आती है जैसे कि अभी दिस EU भी एट टाइम्स डिवाइडेड है, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस। अभी इन सब चीज़ों से, जैसे नेटो से भी अभी लेटेस्ट सी क्या डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों से एक यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी आ जाती है। प्लस चाइना का प्रेजेंस भी यूरोप में इंक्रीज होता जा रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हो गया है यूनाइटेड किंगडम का, तो नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव अ सेपरेट डील विद यूनाइटेड किंगडम, और यूरोपियन यूनियन भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पूरा ब्लॉक रहेगा। EU का बहुत पोटेंशियल है, और आज की डेट में इंडिया को जितना EU की ज़रूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा EU को इंडिया की ज़रूरत है टुडेज टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। हाउ स्टेट्स हैव फेयर्ड ऑन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा, वैक्सीनेशन रेट भी बढ़ा, IMR थोड़ा कम हुआ, बट स्टिल अभी और आगे ट्रैवल करना है, यहाँ पे और बेटर करना है। अंडरवेट चिल्ड्रन इज अगेन देयर। सो दिस इज माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि वजन कम है, कई बार जो ओबेसिटी होती है वो भी माल न्यूट्रिशन है। देन सूकी को सेंटेंस बढ़ा दिया है। म्यांमार, नक्सल अटैक, क्रेडिट ग्रोथ, एक्सपैंडिंग NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्रीलिम्स में पढ़ा था ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स NFSA, और ये प्रिंसली इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे बात है दिस नागोर्नो काराबाख। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए मैपिंग वगैरह में। ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है, और ये जो इन दोनों के बीच का जोन है ये है नागोर्नो काराबाख वाला जोन। यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम ये होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक कंट्री का है बट जो पॉपुलेशन है वो दूसरे एथनिसिटी की है। तो नागोर्नो काराबाख एक माउंटेनियस हेविली फॉरेस्टेड रीजन है। इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज्ड करता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो रूल किसका है यहाँ पे? अजरबैजान। बट यहाँ रहते कौन है? एथनिक अर्मेनियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वास्ट मेजॉरिटी, और ये अजरबैजान के रूल को डिफाई करने की कोशिश करते हैं, दिस अजेरी रूल को। अब अजरबैजान यहाँ पे ट्रुप्स भेजता है, तो एथनिक अर्मेनियंस जो हैं वो अगेन रिवोल्ट करते हैं, फाइट होते हैं, तो ये चल रहा है। इसमें इंटरनेशनल प्रेजेंस भी देखने को मिली है। अब इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की थी,
दिस एरिया में पीस स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ब्लैक सी, कैस्पियन सी है, कॉकेकस जोन की इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट जोन होगा तो पाइपलाइंस को टारगेट किया जा सकता है, ऑयल गैस सप्लाई हैम्पर हो सकती है। सो दिस इज नागोर्नो काराबाख। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, इट्स नॉट इन अवर सिलेबस। कंट्रोवर्शियल विजिट ऑफ चाइनीज वेसल टू हम्बनटोटा, इसमें भी एक बेसिक जो MEA ने बोला है कि वी आर एप्रीहेंसिव कि जो चाइना का इन स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स पे जो प्रेजेंस है और चाइना पे चार्जेस लगते हैं एस्पियोनेज के, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। बिग टेक का टैलेंट कॉननरम, गूगल का भी न्यूज़ आया है, ले ऑफ्स का सीजन चल रहा है, प्लस टैलेंट को रिटेन करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, टैलेंट को रिटेन करना। तो बिग टेक्स टैलेंट कॉननरम, बिकॉज यू नो जॉब में जॉब डिफिकल्टी नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर रियली वांट टू वर्क हार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। बट द पॉइंट इज, आपको किसी को हायर करना है, जैसे UPSC को ही आपको हायर करना है फॉर से IAS IPS। अब वो कैसे टेस्ट करे, कैसे एक आइडियल कैंडिडेट ढूंढे जो एक्चुअली में वहाँ पे सर्व करने के लिए आ रहा है। तो देर आर डिफिकल्टीज, सिमिलर टाइप ऑफ डिफिकल्टीज कॉर्पोरेट में भी होती है। वी टेक सो मेनी इंटरव्यूज, और इसमें ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो कैंडिडेट है ये जेन्युइनली यहाँ पे वर्क करना चाहता है, जेन्युइनली कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो हायरिंग इज नॉट दैट ईजी। स्पीक नाउ और फॉर एवर होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब होता है साइलेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, अननेसेसरी टॉक नहीं करना। दिस इज होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, दैट इज रिमेन साइलेंट। ओके, देन इसके बाद जैसे है who to you are always arguing. Okay, one can usually talk about something becoming the least favorite. तो most favorite कोई वर्ड नहीं होता है, least favorite होता है। बहुत सारे favorites हैं, उसमें से least favorite ये है। Okay, so this is English. देन फंडामेंटल ड्यूटीज की हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। CGI रमन्ना साहब ने भी कहा, वर्ल्ड लीडर्स विश इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये है ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जैसे भोपाल, श्रीनगर, अहमदाबाद और हुब्बाली, हर जगह हमारा कल्चर, हमारा इंडिया का आज़ादी का महोत्सव बहुत स्पिरिटेड वे में सेलिब्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने NCC कैडेट से भी यहाँ पे बात किया। मैंने भी NCC किया है, C सर्टिफिकेट, A ग्रेड, सीनियर अंडर ऑफिसर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कैवलकेड रोक के इंटरेक्ट किया NCC कैडेट्स को। बड़ा अच्छा यहाँ पे परेड होता है, जैसे रिपब्लिक डे परेड में करते हैं ना राजपथ में, ऐसे यहाँ पे NCC कैडेट्स भी यहाँ पे गए थे। NCC इज गुड। NCC का मोटो क्या होता है? टेल गवर्नमेंट चेंजेस कॉलर ट्यून टू दिस, देन अनरियलिस्टिक पैनल district level to bring more children into adoption ambit. Now this is 3D printed cornea put to test in a rabbit. ये 3D printing काफ़ी important चीज़ है। ये additive technology होती है। जैसे आपने देखा अजंता एलोरा का जो टेम्पल है, एलोरा का टेम्पल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और वो आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। उसमें क्या किया, एक सिंगल स्टोन स्लैब को यहाँ टॉप से ऐसे पूरा उसको तराश के एक बहुत ब्यूटीफुल भव्य मंदिर बनाया। तो बट ये टेक्नोलॉजी क्या रही? ये टेक्नोलॉजी रही कि एक ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट से आपने फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है? एडिटिव टेक्नोलॉजी होती है। एडिटिव मतलब आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन भी है, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आपने उसको डिज़ाइन कर दिया। तो दिस विल बी कॉल्ड एडिटिव, नॉट सब्सट्रैक्टिव। 3D प्रिंटिंग जो होती है वो एडिटिव होती है। आपके पास सारा लेयर है, मटेरियल है, प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सेरेमिक सब है, और इन सबको जोड़ के आप एक एडिशन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हो। तो दिस इज 3D प्रिंटिंग, 3 डायमेंशनल की प्रिंटिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज रियली गुड, स्पेशली स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंप्यूटर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एंड दिस डॉक्टर्स के लिए बहुत बून है 3D मैन्युफैक्चरिंग। बट द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड्स नहीं है। एडॉप्शन जो न्यू टेक्नोलॉजी का है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्लस एडिटिव ज़्यादा हो जाएगा तो क्या जो रेगुलर जॉब लॉसेज हैं वो होने लग जाएंगे टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स में। कॉस्ट ज़्यादा है, सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस भी हैं एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन के, बट पोटेंशियल मार्केट है और 3D प्रिंटिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर इसका ब्राइट है। तो जैसे इन्होंने ह्यूमन कॉर्निया बनाया, ये 3D प्रिंटिंग से बनाया, इंग्रेडिएंट से सारा उसको बना दिया। तो दिस इज अगेन वन थिंग, नो सिंथेटिक कंपोनेंट्स यूज, सो दिस इज दैट।
China announces new military drills. India gives Dornier aircraft to Sri Lanka. कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ा है. चाइना सी सरप्राइज रेट कट. अब सी चाइना में भी प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो दैट इज वाई रेट कट किया जा रहा है, ज़्यादा पैसा पंप किया जा रहा है सो दैट इकोनॉमी को बूस्ट मिले. ऑयल एक बैरल कम हो गया. महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएगा. ओला का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा. सो दिस इज़ द हिंदू. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में है ये 5 प्रण. डेवलप्ड इंडिया 2047 तक. कॉलोनियल माइंडसेट से दूर हटना है, आगे बढ़ना है. प्राइड करो अपने रूट्स पे, गर्व से बोलो हम इंडियंस हैं. यूनिटी विद जेंडर इक्वालिटी की पैरामीटर है. ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन. तो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आप बताइए. तो ये 5 प्रण करने हैं, नोटेड डाउन, और इसको आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में भी. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस हुआ. प्राइवेट सेक्टर अप हायरिंग बट पीएसयूज में डिक्लाइन हो रहा है. इसका रीज़न भी इकोनॉमी में हमने पढ़ा ना प्रीलिम्स क्लास में कि किस तरीके से इकोनॉमी में पीएसयूज जो है डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट. इंडिया 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है. देन दीज आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स. सेलिब्रेशन इंडिया. ये डॉर्नियर नेवी ने गिफ्ट किया. विकसित भारत में डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी होगी. डिप्लोमेसी, बिकॉज डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट जिससे हम जो फेलो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बेटर डील कर पाते हैं, इंडियन इंटरेस्ट को हम आगे पुश कर पाते हैं. सो इंडिया को बहुत टैक्टफुल डिप्लोमेसी रखना है, चाहे वो नेबरहुड की बात हो या फिर इंटरनेशनल अरीना, यूरोपियन यूनियन, रशिया या फिर अमेरिका. देन चाइना ड्रिल कर रहा है, रिपब्लिकन स्पॉन्सर. दिस इज माल्टा. देन फेसबुक मिसेस इलेक्शन. ATAGS ये क्या है? ये है आर्टिलरी, हॉविट्जर्स, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम. तो आर्टिलरी क्या होता है? ये सब गोला बारूद जो तोपें होती है ये आर्टिलरी कहलाती है. तो इन्फेंट्री जैसे आगे लड़ रही है उसको बैक करने के लिए उसके थोड़ा पीछे, थोड़ा फ्रंट लाइन से थोड़ा पीछे से 25, 30, 40 किलोमीटर दूर हमारी आर्टिलरी आती है और आर्टिलरी यहाँ पे ऐसे फायर करती है और सामने वाला जो होता है उसको से पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है आर्टिलरी. तो इन्फेंट्री का ऑपरेशन ईजी हो जाता है जो फ्रंट लाइन पे. तो दिस इज लाइक स्टैंडर्ड टैक्टिक्स, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है. जितनी अच्छी आर्टिलरी होगी उतना ही आपका जो फौज है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. जैसे बोफोर्स जो है, बोफोर्स काफ़ी केपेबल गन है, बहुत केपेबल गन है. जितने इसमें रेगुलरिटीज हुई वो सेपरेट चीज़ है, पर जो बोफोर्स है ये बड़ी केपेबल दिस गन है दिस गोला. दिस बोफोर्स इज रियली गुड. और जो कारगिल वॉर था ना, इसमें बोफोर्स एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा था इंडियन आर्मी के लिए. सो दिस इज दैट. अब ये ATAGS है, ये 155 mm की है कैलिबर. अब इसका क्या मतलब होता है आप बताओ? 155 mm की है. व्हाट डज दिस मीन? 155 mm का मतलब क्या है? mm, ये तो बड़ा स्मॉल साइज है, बड़ी गन तो बहुत बड़ी है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 155 mm? तो इसको पुणे बेस्ड दिस ARDE ने डेवलप किया है, नोडल एजेंसी है DRDO की. एंड दिस गन इज रियली रियली गुड. तो ये पुरानी गन्स हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, इंडिजिनस भी है. दिस इज गुड. तो इसमें सारा फीचर्स है स्टेट ऑफ द आर्ट. क्विक डिप्लॉयबिलिटी है, कम्युनिकेशन भी है, प्रिसीजन भी है एंड दिस रोबस्ट भी है. सो दिस इज गुड. ATAGS. इंडिपेंडेंस डे, करप्शन, नेपोटिज्म, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड MCLR बढ़ गया 20 पॉइंट. डिजी यात्रा बीटा रोल आउट. डिजी यात्रा. इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट FMCG में. महिंद्रा ई व्हीकल, फोक्सवैगन भी ई व्हीकल, सब ई व्हीकल्स बना रहे हैं. इनकम टैक्स ई फाइलिंग, GSTN पोर्टल. सो ये हुआ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट योर आंसर्स. सबको आंसर्स लिखना है, आंसर्स बहुत ज़रूरी है. सो सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं से. दीज आर योर सबमिशंस. सौरभ ने स्टार्ट किया है, वेरी गुड. सौरभ बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है. लुक एट द क्वालिटी. इंडियन एलिफेंट लिखा, देन उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, वर्ड एलिफेंट, गज यात्रा, थीम्स लिखा. सी एक सिंगल चीज़ में, एक सिंगल आंसर में हमने इतना सारा चीज़ें पढ़ लिया कि इससे मिलते जुलते 4, 5, 10 सवाल और बन जाएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग. हरजिंदर, दिस इज अगेन गुड. डे बाय डे आई कैन सी क्लियर इंप्रूवमेंट इन योर कॉपी. आप पुरानी 1-2 महीने पहले वाली देखो और अभी की देखो, कितना सिस्टमेटिक है. वेरी गुड. दिस इज रियली रियली गुड. वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस. रत्ना प्रिया, आप भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ये सारे पेजेस घूमने नहीं चाहिए, इसको आप अच्छे से क्लब करो और ये सारे रिवाइज भी करने हैं हमें.
ओके अब बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। सी प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। और सी डे बाय डे कंटेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा सिंक होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। सो दिस इज रियली गुड। सौरव डिसीज बर्डन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एवरीथिंग इज गुड, रियली गुड, वेरी गुड। कंक्लूजन, गजानन मराठी में आंसर लिखता है, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। सी संरक्षण कैसे करना है, थोड़ा डायग्राम्स मैप्स हम और बनाए, वेरी नाइस। देन डिसीज बर्डन का बताया प्रसार। तो देखो जब खुद से लिख के देखा तो ज्यादा समझ में आया ना टॉपिक। यही ब्यूटी है, ओल्ड स्कूल इज गुड स्कूल। चंदन अगेन सो गुड। सी कितना नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है, दिस इज वेरी गुड। प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, नीट हैंड राइटिंग, नीट वर्क। सुमन अगेन रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है सुमन की। एशियन एलिफेंट्स, ऑब्जेक्टिव कॉरिडोर, दिस डायग्राम लिटिल बिट बेटर करें इसे। डायग्राम ना प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कभी भी डिस्टॉर्टेड मैप नहीं बनाना चाहिए, इससे थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। डायग्राम हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाना चाहिए, सिंपल बनाओ बट प्रोपोर्शनेट बनाओ। दिस इज गुड। थ्रेड, वेरी नाइस। सुमन, दिस इज एस्टिमेटेड, दिस स्टाइल इज गुड, वेरी नाइस। प्रियंका बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, वेरी वेरी गुड, वेरी एलैबोरेट। अब सी डायग्राम्स एंड चार्ट्स के थ्रू बताया, इससे रिवीजन कितना आसान हो जाएगा, वेरी नाइस। आदित्य, आशा, दिस इज रियली गुड। सी वर्ड एलिफेंट है, आशा के आंसर्स भी बहुत एलैबोरेट होते हैं, डायग्राम वर्क भी बहुत अच्छा होता है। सी लुक एट दिस डायग्राम, वेरी नाइस। अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में बताया, चैलेंजेस, सी दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। कंक्लूजन, विशाल अगेन रियली गुड, बहुत प्रैक्टिकल टू द पॉइंट आंसर्स लिख रहा है विशाल, दिस इज गुड। रियल एग्जाम में बहुत अच्छे से ये रेप्लिकेट हो जाएगा। सी ये एलिफेंट, वेरी नाइस। देन दिस इज अंडरस्टैंड वर्ड डिसीज के बारे में बताया, दिस डायग्राम इज अगेन गुड। डायग्राम ना थोड़ा हम और स्पेस लेके बनाए और उसको बॉक्स में रख दे, बेटर लगेगा वो थोड़ा। शुभांगी, वेरी एलोबरेट, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर्ड है। अब बस इनको रिवाइज करना है अच्छे से, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बहुत केक वॉक रहने वाला है, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से सारा यहाँ पे लिखा है। तो सी लिखने से चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती है। एक स्टैंडर्ड एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें बताया गया कि जो हम वीडियो देखते हैं ना वो रिटेन नहीं होता, जब उसको लिख के देखोगे चीज़ें याद रहेगी आपको, वेरी गुड। Asha, this is again really nice. You are doing really, really well. Very hardworking, very systematic. Well done. This is really very good copy. Sundar, again, very hardworking. बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो. And day by day, I can see copy better and better and better. Very nice. सी मेजर्स ऑफ कंट्रोल। सत्येंद्र ने भी हिंदी में कितना अच्छे से आंसर लिखा है। सी स्टैंडर्ड कॉपी है, बहुत अच्छी कॉपी है। MOFCC के पॉइंट्स लिखे, चुनौती, ये सेम चीज़ आप ना मेंस में लिख दो, चाहे वो स्टेट PCS का हो या UPSC का, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सैमुअल, दिस इज अगेन गुड, राइटिंग आपकी अच्छी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है, कंटेंट बहुत सही डायरेक्शन पे है, आप इसको बस कंटिन्यू करो, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड। कीर्ति, अगेन वेरी नाइस, यू आर डूइंग सो वेल, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी है, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। सतेंद्र, दिस इज अगेन गुड। सी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हमने, निष्कर्ष, वेरी स्ट्रक्चर्ड, गुड स्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल्स, अब जैसे ये अच्छे से लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीज बर्डन, तो सी ऐसे इनोवेशन भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है, इनोवेट करो, और ये कॉपी आप ही के पास रहेगी, इसको इसी से रिवाइज भी करना है, तो बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करो। कीर्ति, अगेन दिस इज रियली रियली गुड। सी दिस स्टाइल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, आपको इतना कंफर्ट रहेगा जब एग्जाम आएगा पास में, ये चीज़ें देख के कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने इतना सारा पढ़ाई किया, दिस रियली वर्क्स। आरती, सी पेज नंबर 715, एक्सेलेंट। थ्रेड्स, तो इस तरीके से कंसोलिडेट करना है हमें, आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, कंटिन्यू। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड, वेरी इलैबोरेट, सी दिस इज रियली गुड। पूरा मैप वर्क, लुक एट द मैप वर्क, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। सी डायग्राम्स एंड ऑल, वेरी गुड। राम नरेश इज अगेन वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी हार्ड वर्किंग, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, वेरी गुड। सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये डायग्राम भी याद हो गया, मैपिंग भी याद हो गया, आंसर प्रैक्टिस भी हो गई, फैंटास्टिक, दिस इज अ विन विन थिंग, ओके। तो अब इस तरीके से आज इस ऐसे को तैयार करिए। +2 का साइकिल है, तो आज 16 है, तो 18 या 19 को हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।